तो वो जो आई हैं इटली से मैडम 2020, वो उन्होंने फरमाया कि मुसलमान जो हैं बहुत पिछड़े हैं, इनकी मदद के लिए हमें एक कमीशन बनाना चाहिए। और राजेंद्र सच्चर साहब को, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट थे, वो रिटायर हो गए थे, उनकी देखरेख में एक सच्चर कमीशन बना और उस सच्चर कमीशन ने आनन फानन में अपनी रिपोर्ट लागू कर दी और कहा गया कि बिजनेस में, इसमें उसमें मुसलमान बहुत पिछड़े हैं, इन्हें विशेष मदद देनी है। और देखिए, बुरा मत मानिएगा सुरेश भाई, गांधी जी उसमें लोग थे समझदार, उन्होंने कहा एक तो कर दिया इसने, उन्होंने रिपोर्ट को उठाया कुछ कांग्रेसियों ने और ठंडे बस्ते में डाल दिया। मछली टांगी और वापस ले ली। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू हो गई है। 5,500 करोड़ का बजट है, उस बजट का इंतजाम किया गया है। जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसके अंदर प्रोविजन रखा गया है। हज कमेटी में जो सब्सिडी मिलती थी, उस सब्सिडी से मुसलमान काफिर के पैसे से अपनी हज करने जाते थे, इतने बेहया हैं। इस्लाम में फरमाया गया है कि हज तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी बेटी की, जो घर में जवान है, उसकी शादी कर दी हो, घर के सारे आपने वो काम जो आपकी जिम्मेदारी में आते हैं वो पूरे कर दिए हों। हज के पैसा किसी कर्ज से नहीं होगा, किसी उधार से नहीं होगा। कर्ज हज के लिए सिर्फ आपकी ईमान द्वारा कमाई से ही हज आपको करना है। लेकिन यहाँ के बेहया बेशरम काफिर के पैसे से हज कर रहे हैं और अल्लाह से कह रहे हैं हमें पूरा सवाब दे। अल्लाह दे नहीं रहा है। काफिर के पैसे से हज करके तुम्हें सवाब नहीं मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारी ठुकाई हो रही है। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने हज के लिए इनको पैसा दिया, हम आए, हमने कहा अच्छा बंद कर दो, कल से हज सब्सिडी बंद हो गई साहब, हम सब खुश। हज सब्सिडी का जितना भी पैसा एन एवरेज जाता था, उस पैसे को उठा करके माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में दे दिया गया और कहा कि ये पैसा अलग से रखा जाएगा। और इस पैसे से क्या होगा, इस पैसे से मासूम बेचारी मुसलमान बेटी, मुसलमान बेटा, जो बेचारा आईएएस बनना चाहता है, पैसे के अभाव में बन नहीं पा रहा है, तो 1 लाख रुपया मुसलमान बेटे को और बेटी को दिया जाएगा ताकि वो आईएएस बने और 40 साल तक व्यवस्था में बैठकर हमें तहस नहस कर दे। ये योजना चल रही है। पता चला कि हम टैक्स देने में नंबर 1 हैं, लेकिन भारत के संविधान ने अनंत किया, फिर उसके बाद संसद में किया, हम 8वें नंबर के हैं। ब्राह्मण की बेटी, दलित की बेटी, ठाकुर की बेटी, उसका बेटा अगर गरीब है, आपको क्यों मिलेगा? आपका काम टैक्स देना है, आपका नहीं है। और देश सेकुलर है, हमें बताया गया कि देश सेकुलर है, और देश सेकुलर है तब इस देश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, सच्चर कमीशन भी चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड भी चल रहा है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड भी चल रहा है। देश सेकुलर है, हमसे कहा सेकुलर रहो, वैसे सब कुछ दुकानें चल रही हैं। अगर आपको मुसलमानों को ये खैरात बांटनी है तो ये तभी मुमकिन है अगर भारत हिंदू राष्ट्र है, अगर ये डिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है, तब किसी दूसरी माइनॉरिटी के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा सकती हैं। और भारत संवैधानिक तौर पे सन 1976 में 42वें संशोधन के तहत रात के अंधेरे में कांग्रेस पार्टी ने अगर प्रेमबिल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ दिया था, तो सेकुलर भारत में किसी मजहब के लिए विशेष रियायतों का प्रावधान हो ही नहीं सकता, लेकिन चल रहा है। बस बोलिए। अच्छा बोलिए। अच्छा, वेरी गुड। क्या सुनना चाहते हैं आप? हैं? राष्ट्रवाद पर।
देखिए, एक घटना बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये मैं यही बता रहा हूं, पहले नहीं बताया मैंने आपको, कहीं और नहीं बताया। आप सोचिए कि आपके पूर्वज उन स्थिति में, जब बहुत हालात बेहतर नहीं थे, जब हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना बड़ा मुश्किल काम था। 1952 में संसद के अंदर कुछ लोगों ने एक प्रश्न उठाया, और प्रश्न ये उठाया कि भाई जो भारत का कैलेंडर है वो तो अनादिकाल से चला रहा है, फिर ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है हम इसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि होता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक आ जाता है तो सरकारें फौरन कमीशन बना देती है। तो 1952 में भारत की संसद के अंदर यह सवाल उठा कि भाई हमारा कैलेंडर जो है वो तो सतसंवत से होना चाहिए, अशोक भाई, और इस पे बड़ा हंगामा हुआ। तो आपने पता है क्या किया, फौरन नेहरू जी ने दबाव में आके क्या बनाया, कैलेंडर सुधार समिति का गठन कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने किया। देखिए, उस दौर में मैंने कहा कि उस दौर में भी जो लोग आपके थॉट के थे या जो सनातन को समझते थे, उन्होंने उस व्यवस्था में से कैसे रास्ता निकाला। और जैसे ही उन्होंने ये कहा कि भाई इसके लिए हम एक कमेटी गठन कर देते हैं और कमेटी में अच्छे एक्सपर्ट लोगों को रख लिया जाए, तो आपको पता है क्या किया गया, कमेटी बनी और कमेटी का काम था कि देश के महान वैज्ञानिकों को, खगोल शास्त्रियों को, मैथमेटिशियंस को इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई जाए। तो उसमें मेघनाथ साहा जो फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, और इसमें 6 सदस्य थे। उसमें प्रोफेसर ईसी बनर्जी थे, तो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। उसमें डॉक्टर एएल दफ्तरी थे जो नागपुर से थे। उसमें बीसी कलंद्रीकर थे जो केसरी अखबार के संपादक थे। उसमें डॉक्टर गोपाल प्रसाद थे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थे। उसमें आरवाई वैद साहब थे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से थे। और उसमें एनसी लहरी साहब थे जो पंचांग करता थे। अब इन लोगों ने सारी तैयारी की और रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट देने के बाद 1957 में भारत के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि भारत का कैलेंडर सका संवत के ऊपर होगा। लेकिन कौन सी वो ताकतें थी कि उन्होंने वो कैलेंडर छपने नहीं दिया और कहा कि हम अंग्रेजों की जो डेट डालेंगे उसमें कुछ लिख देंगे। लेकिन आपके महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग जो मुझसे कहीं टकरा गए बेचारे, और मुझे ये बड़ा अच्छा एजेंडा लगा, तो वो बेचारे कहां ढूंढ रहे थे, उन्होंने कहा आप कहेंगे तो ये हो जाएगा। उनको ये ऐसा था। मैंने कहा मुझे मालूम मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, हां चिल्लाऊंगा जरूर मैं। आप सोचो कि इतना चिल्लाने के बाद यह हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने वो सारे कागजात दिए कि संसद का डिसीजन है, ये किसी सरकार का नहीं है। और आरबीआई को हमने वो पूरे डॉक्यूमेंट दे दिए। आरबीआई में आर्गुमेंट हुआ तो आप जानिए कि आरबीआई ने एक नोटिस निकाला देश के सारे शेड्यूल्ड बैंक को और कहा कि अब से जितने भी बैंक हैं उसमें सका संवत की डेट पड़ी होगी तो हर बैंक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो एक बाहर की कंपनी है वोडाफोन, वोडाफोन ने कहा हम नहीं करेंगे, तो वोडाफोन को लोकल कोर्ट में हराया, 10,000 का जुर्माना लगाया। फिर वो ऊपर गई, हाई कोर्ट में हराया, 1 लाख का जुर्माना लगाया, और वोडाफोन ने लिख के दिया कि सका संवत की डेट का चेक हम एक्सेप्ट